Hello students, welcome to the new lecture of French Revolution. न्यू लेक्चर है लेकिन ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है, सही। आज ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर है, तो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज बेसिकली हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है, कंक्लूजन्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही मैं पॉइंट्स यहाँ लिखा हूँ। लेकिन ये पॉइंट्स तो चलो ठीक है, बुक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, इसको मैं बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी एक एक पॉइंट को। लेकिन पहले थोड़ा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं भी पढ़े होंगे तो भी नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हर किसी ने सुना है। इनफैक्ट अगर मेरी बात की जाए तो जो इंडिया से बाहर जो मेरे फेमस मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, है ना, तो मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है नेपोलियन बोनापार्ट। यूं कह सकते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है ये आदमी। अब जो भी है ना, कोई बड़ा आदमी बनता है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रहती है उसके साथ, तो अगर उसको साइड कर दिया जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट मतलब वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा योगदान था, मतलब कि लोगों को सिखाने में ये सब चीजें। किस फॉर्म में था? तो ऑब्वियसली मिलिट्री फॉर्म में था। इनफैक्ट आज भी कई मिलिट्री स्कूल्स में इसके द्वारा जो ना लड़ाइयां लड़ी गई, उसमें इन्होंने जिस तरह का क्या कहते हैं, अरे वर्ड क्या होता है वो, नहीं, जिस तरह का प्लानिंग किया जाता है ना, जो प्लानिंग की जाती है उसकी प्लानिंग है ना, आज भी मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ाई जाती है नेपोलियन बोनापार्ट। इनफैक्ट ऐसे देख लो ना, 1804 में ये राजा बने थे फ्रांस में, और 1815 में है ना ये हार गए थे राजा से। तो लगभग 10-12 साल ये राजा रहे, और उन 10-12 साल में इसने कम से कम 40-50 लड़ाइयां लड़ी। तो समझ लो एक साल में कितना एवरेज 4-5 लड़ाइयां होती थी, और मैक्सिमम में इसने जीता है, ठीक है। 1 या 2 लड़ाई में ये हारे थे, बाकी सब में ये जीतते गए थे। तो स्ट्रेटजिस्ट है ना, वो जो वर्ड अभी मैं भूल रहा था, स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाता है। तो मिलिट्री स्ट्रेटजी इनका बहुत फेमस रहा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेपोलियन का राइज है ना, टॉपिक का जैसे नाम है, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का उदय कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले नेपोलियन है ना बहुत मतलब एक हम्बल परिवार से बिलोंग करता था। 1769 में इसका जन्म हुआ था, है ना, इटली के आसपास, जो कि फ्रांस में ही था ऑब्वियसली, है ना, एक आइलैंड था वो। तो बहुत सिंपल परिवार से बिलोंग करता था। जब वो बड़ा हुआ तो है ना, सारे परिवार का पूरा बोझ इस पे आ गया था। अब जब कम उम्र में किसी इंसान पे, किसी बच्चे पे बोझ आ जाता है, तो थोड़ा बहुत उसके है ना व्यक्तित्व में भी निखार आता है, वो थोड़ा गंभीरता उसमें आ जाती है, ठीक है। तो नेपोलियन के साथ भी यही हुआ। फिर वो बड़ा होकर सेना में इसने भर्ती ले ली, ठीक है। और आप लोग को याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग में रिवॉल्यूशनरी वार्स चल रहा था, है ना, जब राजा को बंदी बना लिया गया था और क्रांति ने है ना क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली ये सब बना रखा था। तो याद है वार्स चल रहे थे, बाकी देश है ना फ्रांस पे आक्रमण करने लगे थे, ऑस्ट्रिया, प्रशिया ये सब मिलकर, ठीक है। उधर से ब्रिटेन भी आक्रमण कर रहा था, है ना। क्या इनका वजह था? ताकि राजा को वापस उसके सत्ता पे बैठाया जा सके, क्योंकि वो डर गए थे क्रांति से। सारे लोग ही डरे हुए थे यूरोप में, है ना। मैं एक लाइन भी बोला था कि फ्रांस को जुकाम होता था तो सारा यूरोप छींकता था, मतलब बहुत असर था फ्रांस का उस टाइम में। तो रिवॉल्यूशनरी वार में एक सेना के रूप में ना स्टार्टिंग में आए, एक एक सैनिक के रूप में आए, ठीक है। धीरे धीरे वो मतलब कि उसका अपनी काबिलियत के अनुसार वो सेनापति के पोस्ट तक पहुंच गए। और 1794 की बात है लगभग, है ना, जब इधर रॉबेस्पियर का आतंक चल रहा था, ठीक है। तो ये सारे है ना प्रशा, ऑस्ट्रिया को आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाया भी था कि बाद में इन लोगों को फ्रांस ने हराना शुरू किया। तो ये जो हराना शुरू किया, तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, मैं उस टाइम उनका जिक्र नहीं किया था जानबूझकर, क्योंकि एक लेक्चर लेना था। तो बेसिकली नेपोलियन के ही नेतृत्व में फ्रांस सबको हराना शुरू कर दी थी, ठीक है, नेपोलियन के नेतृत्व में। यहाँ तक कि इसका यह हाल हुआ था कि अगर जैसे फ्रांस को है ना यहीं तक रुकना था, नेपोलियन ने कहा कि नहीं चलो, आगे वालों को भी हरा के आते हैं, है ना। तो ये बहुत दूर तक जाके है ना फ्रांस के जो भी दुश्मन थे उन सबको ये हरा दिए थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो इनसे इनकी छवि भयंकर निखर गई थी, ठीक है। इनका है ना फ्रांस में, पेरिस में, है ना, इनका बहुत भव्य स्वागत भी हुआ था नेपोलियन का, क्योंकि इन्होंने ना फ्रांस को है ना विजय दिलवाया, है ना। फ्रांस का जो खोया हुआ जो प्रतिष्ठा था उसको इसने वापस लौटाया नेपोलियन का। तो फिर उसके बाद आपने पढ़ा है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि रॉबेस्पियर का आतंक का काल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्टरी बनता है, ठीक है, जो सेकंड या थर्ड लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, डायरेक्टरी बनता है।
तो उस डायरेक्टरी में आप लोग देख रहे थे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ करती थी, है ना। डायरेक्टरी में जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स रहते थे उनकी बातों को लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग नहीं मानते थे, तो इन दोनों में आपस में टकराव होता था, तो एक तरह की है ना राजनीतिक इंस्टेबिलिटी रहती थी। इससे है ना मतलब कि पेरिस का या फ्रांस का माहौल ठीक नहीं चल रहा था, मतलब राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से। तो जब भी राजनीतिक रूप से अगर माहौल सही नहीं जाता है तो दूसरे देशों का आक्रमण करने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, एक खतरा रहता है, दूसरे देश इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो नेपोलियन जब वापस आए, है ना, बहुत सारे राज्यों को जीत कर, है ना, अपने फ्रांस की सीमाओं को सुरक्षा करके, एक तरह से कह सकते हो सुरक्षित करके जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उसने है ना क्या कहते हैं एक दो आदमी से मिलकर एक मिलिट्री कूप की रचना की, है ना। मिलिट्री कूप मतलब कि सेना का साथ लेकर, क्योंकि सेना में तो ये फेमस थे, है ना, सेना वाले सैनिक सब तो इसको अपना हीरो मानते थे नेपोलियन को, तो क्योंकि इसने बहुत जगह विजय दिलवाया था और बहुत है ना अच्छे से प्लान वे में, है ना, ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत प्लान वे में, है ना, एक स्ट्रेटजी के साथ ये जीतते थे। तो उन्होंने एक मिलिट्री कूप की रचना की और है ना वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उसके पोस्ट को उसने भंग कर दिया। फिर वो एक है ना फिर एक नया है ना पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हो गया जिसमें कि 3 काउंसिल ऑफ मेंबर्स रहते थे और नेपोलियन जो था वो फर्स्ट काउंसिल होता था। मतलब क्या था, पहले 5 रहते थे तो पांचों का अपना अपना भेद रहता था, अपना अपना मतभेद रहता था, ठीक है। अब क्या है कि 3 है और उसका हेड जो फर्स्ट काउंसिल, नेपोलियन खुद फर्स्ट काउंसिल बन गया, उसका है ना क्या कहते हैं बात ज्यादा चलता है, ठीक है। इसमें ऐसा सिस्टम हो गया। तो ये तो हुआ कि पॉलिटिकल वे में ये कैसे आए नेपोलियन। तो 1799 में ये घटना घटी थी, है ना, फर्स्ट काउंसिल बन गए ये फ्रांस के। उसके बाद 1804 में यानी मात्र 5 साल में, ठीक है, इसने उस सिस्टम को भी खत्म कर दिया और वो डायरेक्ट इम्पेरर बन गए। इम्पेरर मतलब राजा, है ना, फ्रांस के ये राजा बन गए नेपोलियन। तो अब देखो हुआ क्या, तो फ्रांस के जैसे ये राजा बने तो इन्होंने बस 2 ही काम किया, वहां के सिस्टम को सुधारा और इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, है ना। आप लोग देख सकते हो 10-15 साल में इन्होंने 40-50 लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। तो बेसिकली ये मिलिट्री माइंडेड पर्सन थे, है ना, इनको लड़ाई से ज्यादा प्यार हो गया, यूं कह सकते हो, ठीक है। अब इनका अगर है ना कभी सुने होंगे नेपोलियन के बारे में तो ये लाइन जरूर सुने होंगे कि इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है इसके बारे में आपने सुना होगा, इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स, है ना, ऐसा करके लाइन सुना होगा। तो ये बेसिकली इनको लड़ाई से है ना बहुत शौक था, लेकिन बाद में ये भी लड़ाई से उब गए थे और इन्होंने एक बार एक लाइन कहा था, वार इज द ऑक्यूपेशन ऑफ बार्बेरियंस, है ना, युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है। लेकिन वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, पहले सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। सिस्टम को कैसे सुधारा, तो एक तो फर्स्ट काउंसिल बन गए थे और बाद में इम्पेरर भी बन गए थे। तो मतलब इनका मानना था कि क्रांति के दौरान, है ना, जो पॉलिटिकल सिस्टम था कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था, मतलब कोई भी कानून का है ना सही रूप नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट जो कानून के ज्ञाता होते थे उनको भी नहीं मालूम था कि कानून क्या है ना, किस संदर्भ में क्या कानून है। मतलब बहुत हौच-पौच हो गया था। देख रहे थे कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा था। तो इसने एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन लाया कि यही फॉलो होगा, ठीक है। इन्होंने फिर सारे है ना प्रांतों में एक मेयर्स है ना नियुक्त किए, जो कि है ना सेंटर यानी केंद्रीय सरकार जो होती थी, यानी नेपोलियन की सरकार, वही डायरेक्ट उसकी नियुक्ति करती थी और मेरिट के आधार पर नियुक्ति करती थी, ठीक है। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल है ना सिस्टम को कैसे सुधारा। फिर इन्होंने लड़ाइयां भी बहुत लड़ी, ठीक है। अब ये क्या है कि जो भी आसपास के जो भी है ना देश थे, जैसे इटली हो गया, इजिप्ट हो गया, है ना, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, रूस हो गया, ठीक है, इन लोगों से ये लड़ते थे। बेसिकली इनका कहना था कि फ्रांस में जो चीजें हुई है, फ्रांस की जो क्रांति हुई है, ठीक है, हर जगह ये चीज फैलनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दूसरे देश के लोग भी नेपोलियन को बहुत आदर पूर्वक देखा करते थे, है ना, कि नेपोलियन आ रहा है, हम लोगों को स्वतंत्र करवाएगा, ठीक है। और जहां जहां नेपोलियन जाते थे तो फ्रांस की क्रांति का जो नारा था, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है ना नारा था, वो हर जगह फैलता जा रहा था। लोग प्रभावित होते जा रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो नेपोलियन सारे देशों को एक एक करके जीतते गए, लेकिन गलती इसने क्या की कि जीत गए तो आप थोड़ा संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसकी संतुष्टि नहीं हुई, है ना। ये चाहता था कि पूरा है ना महासाम्राज्य हो फ्रांस का, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो महत्वाकांक्षा है ना, एम्बिशन इसका बढ़ता जा रहा था नेपोलियन का, जैसे जैसे ये जीतता गया। और सबसे भयंकर ये था कि ये ब्रिटेन को अपना शत्रु समझता था, है ना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को।
और उस टाइम आप लोग को याद होगा कि 18th सेंचुरी में, स्टार्टिंग 18th सेंचुरी में ब्रिटेन का ही हमारे देश पे भी अधिकार था। और 1799 का जो मैं है ना डेट टाइमलाइन बोल रहा हूँ, उस टाइम अगर आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उस टाइम टीपू सुल्तान थे, नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का आप लोग का। उस टाइम मैसूर वार्स चल रहे थे। इनफैक्ट टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से मदद भी मांगी थी, ठीक है, लेकिन नेपोलियन को तो अपना बहुत सारा लड़ाई लड़ना था, तो वो सही टाइम पे मदद नहीं दे सके। लेकिन वो भी चाहते थे कि हम मदद करें, है ना, टीपू सुल्तान का, ताकि ब्रिटेन को साइड किया जा सके, है ना। ब्रिटेन से, है ना, उनको लगता था नेपोलियन को कि ब्रिटेन ही है जो फ्रांस को टक्कर दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक महाद्वीपीय व्यवस्था बनाया, है ना, महाद्वीपीय व्यवस्था यानी कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसमें इसने क्या किया कि कोई भी देश ब्रिटेन से व्यापार नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसने ये कानून लगाई, जो भी है ना, लगभग हर जगह तो ये, है ना, यूरोप के मैक्सिमम देशों को ये जीत ही चुके थे, और वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और अपने ही, है ना, परिवार के किसी को राजा बना देते थे वहां पर, ठीक है। कोई भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन को क्या है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इन्हीं लोगों को हो गया, है ना। ये सिस्टम पूरा फ्लॉप रही, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का तो बहुत जगह कॉलोनी था, इंडिया में कॉलोनी था, तो उसको कोई घाटा ज्यादा हुआ नहीं ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन के ने लोग से व्यापार करना बंद कर दिया था, इन्हीं लोग को घाटा होने लगा, ठीक है। खैर ये अलग बात हो गई। फिर इसने बहुत सारे, जैसे इजिप्ट को जीता, इटली को जीता, ये सब मैं बता दिया, ठीक है। तो ये सब, है ना, हुआ। और इन्होंने बहुत सारी चीजें सुधार में लाई, जैसे शिक्षा में इसने सुधार किया, ठीक है। प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सब यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक करके फिर से। प्राइवेट प्रॉपर्टी के, है ना, सुरक्षा पे इसने ज्यादा जोर दिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसने जो काम किया था, जिसके लिए आज भी नेपोलियन को जाना जाता है ना, और आज भी इसकी लेगेसी है, वो है नेपोलियनिक कोड, ठीक है। नेपोलियन की संहिता इसको कहते हैं, है ना, नेपोलियन कोड, ठीक है। इसमें नेपोलियन कोड लगाया फ्रांस में भी, और जहां जहां, है ना, ये जीते थे। बेसिकली पहले क्या था कि हर जगह की कानून अलग अलग हुआ करती थी, कानून व्यवस्था। तो नेपोलियन का मानना था कि सब कुछ सही तरीके से तभी चल सकेगा जब कानून की व्यवस्था सब जगह सेम हो, है ना। नेपोलियन कोड में यही था कि लगभग हर, है ना, पॉइंट्स पे इन्होंने अपना एक कोड बनाया, एक, है ना, कानून लगाया, ठीक है, किसी भी चीज पे हो। पहले क्योंकि लोग मानते थे कि जो चर्च, है ना, जो चर्च कहेगी वही हम लोगों को मानना है। तो नेपोलियन ने ये साबित कर दिया कि तुमको बार बार चर्च और प्रिस्ट और पादरियों से, है ना, सलाह लेने की जरूरत नहीं है हर चीज में, है ना। एक सिंपल कानून होगा, उसको फॉलो करोगे तो, है ना, सब जगह सही रहेगा। जैसे कि कुछ कानून का जो मुझे याद आ रहा है, जैसे कि प्रॉपर्टी के रूप में था कि पहले, है ना, जो बड़ा बेटा होता था उसी को प्रॉपर्टी का अधिकार होता था। नेपोलियन ने लाया वहां पर कि नहीं, जो भी बेटे उनमें उनका समान अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी पर, ठीक है। उसी तरह से पहले उस टाइम क्या हो रहा था, डाइवोर्स बहुत आसानी से होता जा रहा था, है ना, बहुत लोग डाइवोर्स करते जा रहे थे, ये भी गलत चीज है। तो नेपोलियन ने इसमें भी, है ना, सुधार किया कि, और डाइवोर्स के सिस्टम को थोड़ा सा हार्ड बनाया, है ना, कि जल्दी डाइवोर्स ना हो, है ना, लोग आराम से घर पे रहें, ठीक है। तो ये सब, है ना, इसने सिस्टम लाए। और चलो फिर ये सब ठीक है ना। फिर उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि फिर नेपोलियन हारा क्यों, है ना। मैं बताया कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। इसका वजह क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला तो एम्बिशन इसका वजह है ना, असीम महत्वाकांक्षा, है ना। इसकी जैसे जैसे ये युद्ध जीतता गया वैसे वैसे इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, ठीक है। उसको लगा कि और जीतना चाहिए, और जीतना चाहिए। अगर वही, है ना, अपने जीते हुए देशों को ही अच्छे से संभाल लेता तो शायद इसका, है ना, टाइम पीरियड बहुत लंबा चलता है ना, लंबे टाइम तक राज्य कर पाता। फिर क्या हुआ कि जैसे कि मैं बताया कि, है ना, दूसरे देश के लोग पहले नेपोलियन का स्वागत कर रहे थे, है ना, कि नेपोलियन आएगा, हम लोग को, मतलब हमारे राजा को अगर हरा दिया तो फिर एक अच्छी कानून व्यवस्था है। लेकिन वैसा हो नहीं पाया, है ना, जैसा एक्सपेक्टेशन था वहां के लोगों में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग, है ना, दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी इससे नाखुश होते गए नेपोलियन से, है ना। फिर वो नेपोलियन को एक तरह से आक्रमणकारी ही समझने लगे, ठीक है। तो हर जगह, है ना, विद्रोह टाइप का शुरू हो गया ना, फ्रांस की सत्ता के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ। तो फिर नेपोलियन जाता था, फिर उस विद्रोह को दबा लेता था। फिर क्या हुआ, सारे देशों ने क्या किया, एक गुट बनाना शुरू किया, है ना, जैसे पुर्तगाल हो गया, इजिप्ट हो गया, इटली, है ना, ये सब इन लोगों ने मिलकर मतलब आक्रमण करना शुरू किया। और इंग्लैंड भी उस लोग का हेल्प कर रहा था। लेकिन, है ना, क्या कहते हैं, नेपोलियन स्टार्टिंग में एक दो जगह वो हार गया, लेकिन फिर बाद में वो जीत गया, उन लोग को फिर से वो हरा दिया था। एक सबसे बड़ी गलती इसने की थी रूस को, है ना।
रूस को भी इसने सोचा कि रूस है ना, जब यूरोप में लगभग हर जगह वो जीत लिया था, इंग्लैंड तो अपना एक आइलैंड था, उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वो जानता था कि इंग्लैंड से लड़ना बहुत मुश्किल है ना, उसको हराना। तो उसने सोचा रूस को भी है ना जीत लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती इसमें यही कि रूस को जीतने के लिए वो क्या किया, रूस बहुत ठंडा प्रदेश है और बहुत वीरान जगह है एक तरह से, ठीक है। मॉस्को मतलब कि फ्रांस से बहुत दूर है, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं है मतलब, है ना। और उस टाइम जब वो जीतने गया था तो उस टाइम बहुत भयंकर की ठंड पड़ रही थी। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था हिटलर के साथ, तो बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी। रूस ने क्या किया, वो आक्रमण किया ही नहीं उसने, क्योंकि जाना था कि अगर आक्रमण करेंगे तो नेपोलियन हरा ही देगा। तो वो अपना है ना सब लोग दूर चला गए है ना, और साइड होता गया और नेपोलियन है ना अंदर की तरफ आता गया। सारी सेना थक गई, बहुत सारे को है ना बीमारी सब पड़ गई है ना। तो नेपोलियन रूस को हरा दिया, लेकिन एक तरह से उसकी सारी जो नहीं होता है कि शक्ति जो होती है वो खत्म हो चुकी थी तब तक, इस टाइम तक। फिर उसी टाइम क्या हुआ, इंग्लैंड ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। एक है ना नेवल वाटर में जो वार होता है ना, जो नेवल वार जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसमें लिपजिग है ना, लिपजिग वार ऑफ लिपजिग था। उसमें एक नेल्सन नाम का एक सेनापति था इंग्लैंड का, उसने नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया कि जो नेवल शक्ति है, ठीक है, यानी कि समुद्री शक्ति जो है वो नेपोलियन की बहुत कमजोर है। सारे लोगों को पता चल गया कि नेपोलियन को भी हराया जा सकता है, नहीं तो सारे लोग सोचने लगे थे नेपोलियन को हराया जा ही नहीं सकता है। तो एक चीज तो ये हुआ। फिर बाद में नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, उसको एक जगह भेज दिया गया, लेकिन वहां पर से वो छुपकर भाग गया, ठीक है। और फिर वो वापस पेरिस में आ गया, और ये जो टाइम था 1814 के टाइम के आसपास है। 100 दिनों तक बस इसने राज्य किया। 1815 में फिर सारे देश इकट्ठे हुए, ठीक है, और उसने नेपोलियन से डायरेक्ट लड़ाई की, बैटल ऑफ वाटरलू जिसको कहा जाता है, वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। इसमें नेपोलियन है ना पूर्णतः हार गया, इसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां पर 1821 में है ना, लगभग वो 51 साल का केस में था, वो 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हुआ नेपोलियन का, ठीक है। पतन का कारण आप लोग समझ रहे हो है ना, क्या क्या असीम महत्वाकांक्षा है ना, महाद्वीपीय व्यवस्था, ये सब है ना फ्लॉप हो गया इसका, ठीक है। रूस पे आक्रमण किया, ये इसका फ्लॉप हो गया। और क्या था, इसके जो सेना में थे, पहले क्या था कि जब तक रिवॉल्यूशनरी वार चल रहा था स्टार्टिंग में, तो फ्रांस है ना, फ्रांस के लोग भी विपत्तियों में थे, तो जमकर इसका नेपोलियन का साथ देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विपत्ति है ना खत्म हो गई, तो जनता की शांति प्रिय होती है, उसको आराम से जीने का मन करता है। तो धीरे धीरे जब विपत्तियां खत्म होती गई, तो जनता लोग ने भी नेपोलियन का साथ देना बंद कर दिया, जिससे ये है ना हारने लगे। और एक और चीज क्या हुआ, पहले क्या था कि सिर्फ फ्रांस के लोग सेना में रहते थे, लेकिन अब ये जैसे है ना पुर्तगाल हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है, इटली हो गया, इन सब राज्यों को जब ये जीतने लगा, पोलैंड हो गया, ठीक है, तो वहां के लोगों को भी ये सेना में भर्ती करने लगा। अब बताओ, दूसरे देश के लोग अगर सेना में, आपकी सेना में भर्ती होंगे, तो उतनी है ना देशभक्ति की भावना तो नहीं रहेगी, उनको क्या लगेगा कि हम अपने ही देशों को जीत रहे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे है ना नेपोलियन के पतन का कारण बना ये चीज है, सैनिक व्यवस्था ही, मतलब जो सैनिक व्यवस्था इसको टॉप पर ले गई थी, वही सैनिक व्यवस्था इसको बॉटम पर भी ले गई। दूसरा है ना रीजन क्या था, नेवल है ना समुद्री पावर में नेपोलियन बहुत पीछे था इंग्लैंड से, ठीक है, ये सबसे बड़ा वजह था। और जो एक वजह था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना आप लोग जानते होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड बहुत है ना ग्रूम किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की है ना बल पे, तो इंग्लैंड सारी जगह है ना आक्रमण करके ना सबको जीतता चला गया था। तो ये एक बहुत बड़ा वजह था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नेपोलियन की जो हार हुई थी वो वाटरलू के युद्ध में नहीं हुई थी, नेपोलियन की हार हुई थी मैनचेस्टर की कारखानाओं में और बर्किंघम के लॉ उद्यान है ना खदानों में हुई थी, ठीक है ना, एग्जैगरेट करके ये बोला जाता है, लेकिन बात ये सच है, ठीक है। और लेकिन एक जो सबसे अच्छा इसने काम किया था वो क्या था, नेपोलियन कोड, ठीक है, ये चीज याद रखना है, नेपोलियन कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब हम लोग है ना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है नेपोलियन के बारे में, आई होप कि आप लोग को सही लगा होगा, कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं बहुत शॉर्ट में बताया, वैसे नेपोलियन के बारे में तो बहुत लंबा बता सकता हूँ। इनफैक्ट जब मैं 8th क्लास में था तो एक बार नेपोलियन का जो बायोग्राफी था, इतना मोटा बुक था, तो गर्मी की छुट्टियां जब 1 महीने की होती थी तो उस टाइम में वो बुक पढ़ने की भी कोशिश किया था, लेकिन आधा ही पढ़ पाया था। खैर वो सब बता। तो राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट जो एनसीईआरटी में, वो सब मैं पॉइंट्स लिखा हूँ यहाँ पर, उसको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखो,
इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट फाउंड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित करता है, खुद को है ना सम्राट बना देता है। इससे पहले क्या करता है आपको मैं बता चुका हूँ, 1799 में क्या होता है, वो है ना फर्स्ट कॉन्सल बनता है, फिर बाद में 1804 में वो एम्पायर बन जाता है, जब सारे कॉन्सल्स को उसने सारे सिस्टम को वो खत्म कर देते हैं। He conquered many neighboring countries and placed members of his family on the crown. उसने आसपास के बहुत सारे देशों को जीत लिया, ठीक है, और अपने ही फैमिली के लोगों को उसका राजा बना दिया। ठीक है, दूसरा, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, है ना। नेपोलियन खुद को यूरोप का है ना मॉडर्नाइजर समझता है, मतलब वो सोचता था कि मैं यूरोप को है ना मॉडर्न कर रहा हूँ, ना मॉडर्न वे में कर रहा हूँ, जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है ना घटिया तरीके से, उसको मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हर कोई है ना एक अपना तर्क देता है ये खुद को जस्टिफाई करने के लिए, तो ये नेपोलियन का जस्टिफिकेशन था। लेकिन इसने कुछ हद तक बहुत सारे काम भी किए थे, और जब नेपोलियन का 1815 में है ना हार हो गया था और ये चला गया था, लेकिन फिर भी जो इसने नेपोलियन कोड जो लाया था, जो कानून व्यवस्था इसने लाई थी, वो उसके मरने के है ना 100 साल तक है ना लगभग अभी भी चल रही है। बहुत 70 देशों में अभी भी लगभग है ना नेपोलियन कोड चलता है ना। मतलब नेपोलियन कोड नॉट एग्जैक्टली इन द नेम ऑफ नेपोलियन कोड, बट उसने जो उसमें बहुत सारी जो बातें लिखी हैं और जो सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम का अभी भी बहुत सारे देशों में पालन होता है। तो ये इसका लेगेसी है नेपोलियन का। फिर क्या है इसमें, जैसे एक ही 2 पॉइंट लिखा है, नेपोलियन कोड तो बहुत बड़ा है पॉइंट्स उसमें। He introduced many laws, बहुत सारे उसने कानून लाए, such as the protection of private property, यानी लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। राज्य का अधिकार है कि लोगों की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस पे कितना कर्ज हो चुका था ना। फर्स्ट लेक्चर में मैं ये बताया था है ना, फ्रांस कर्ज पे है ना कर्ज में दब चुका था। नेपोलियन ने क्या किया कि जहां है ना, अब सेना जैसे सेना अगर चल रही है तो ऐसा नहीं सेना खाली पेट चलेगी, उसको भी है ना बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक तो तरीका था कि फ्रांस के लोगों से ज्यादा टैक्स लो। ठीक है, तो इसने फ्रांस के लोगों से टैक्स लिया, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया। ठीक है, लेकिन इसने ज्यादा टैक्स जो लिया वो जहां जहां वो जीत रहा था दूसरे देशों से, वहां से है ना ये ज्यादा टैक्स लिया करता था। तो इससे फ्रांस के जो है ना अपनी जनता थी उस पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा था। ठीक है, एंड और क्या किया था एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, यानी नाप तौल का भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था नेपोलियन ने। ठीक है, उसे यहाँ पे एक चीज याद आ रहा है ना, आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने का भी है ना, अलाउद्दीन खिलजी नाम सुने होंगे आपने, इस पे तो एक मूवी भी आ गई थी शायद पद्मावत, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना ज्यादा फेमस था, जो उसने एक अच्छा काम किया था, वो भी नापतोल का ही सिस्टम पे किया था। ठीक है, तो नेपोलियन ने भी वही काम किया है ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी हर जगह है ना एक ही सिस्टम होगा नापतोल का। जैसे आज के भी टाइम में है ना इंडिया में जैसे हर एक ही 1 किलोग्राम है। पहले क्या होता था, यूरोप क्या छोटा सा है ना कंटिनेंट है, मतलब कि छोटा छोटा है ना जो देश है वो यहाँ के राज्य के बराबर है, ऐसा समझ सकते हो। तो पहले क्या हर राज्य का अपना अपना एक नापतौल की व्यवस्था होती थी, है ना। जैसे कि हम लोग है ना अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो केजी आता है, वही आप ब्रिटेन में देखोगे तो पाउंड्स चलता है। ठीक है, सुने होगा पाउंड। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग रहने से है ना बहुत कंफ्यूजन रहता था। तो नेपोलियन ने क्या किया, जो भी उसका एक एम्पायर था उस सारे एम्पायर में उसने एक ही है ना कानून बनाया। ठीक है, उसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है। ठीक है, और उसमें ये एक ही यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स रहेंगे, एक ही तरीके से नापने और तौलने का चीज रहेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि चलो नापतोल हुआ, ठीक है, 1 किलो हुआ, 2 किलो हो गया, तो बीच में जो हो गया जैसे 1 किलो 100 ग्राम। ठीक है, तो ये 100 ग्राम को लोग पहले उतना है ना हटाओ, इसको 100 ग्राम हटाओ। ठीक है, 1 किलो कर देते थे या उसको 1.5 किलो ऐसे है ना राउंड ऑफ कर देते थे। लेकिन नेपोलियन का जो सिस्टम बना है कि नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना है ना, पूरा अच्छे से है ना जितना डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है उसका भी अच्छे से है ना उसी हिसाब से सामान को लेना होगा, उसी हिसाब से पैसे चुकाने होंगे। समझ रहे हो ना डेसिमल सिस्टम। जैसे 1.1 केजी अगर कहे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो 100 ग्राम। ठीक है, तो पहले इसको राउंड ऑफ कर देते थे लोग 1 केजी के रूप में, लेकिन नहीं, 1 किलो भी देना है और 100 ग्राम का भी पैसा देना होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये ऐसा बात है। तो ये समझ में आ गया। इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज ए लिबरेटर। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में है ना, लास्ट में क्या है, इसका पतन का कारण यहाँ पे एक तरह से दिया गया। इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज ए लिबरेटर, है ना। स्टार्टिंग में
सारे लोग है ना नेपोलियन का स्वागत करते थे कि है ना लिबरेटर के तौर पे, है ना, कि ये हमें बचाएगा, हमें आजाद करवाएगा, ठीक है। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपुल, जो कि लोगों के लिए आजादी लाएगा, ऐसा सारे लोग सोचते थे, दूसरे देशों के लोग भी। बट सुन, लेकिन ना अचानक ही, लेकिन जल्दी द नेपोलियनिक आर्मीज कैम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे लोगों का है ना मत चेंज होता गया, उन्होंने वो देखने लगे कि नेपोलियन भी एक दूसरे आक्रमणकारी ही की तरह है ना, कुछ इसमें भी नई बात नहीं है, ठीक है। तो जब लोग ही अगर आपके खिलाफ हो जाएंगे तो फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही बात हो उस टाइम। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, है ना, 1815 में वाटरलू के युद्ध में फाइनली है ना ब्रिटेन और बाकी देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। इसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो नेपोलियन के बारे में ये खत्म हो गया, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। बहुत कम पॉइंट है ना, एनसीईआरटी में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म, बहुत अच्छी जर्नी रही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेक्चर्स, ठीक है। तो अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज खत्म होता है, फिर मिलेंगे कभी किसी दूसरे टॉपिक, किसी दूसरे रिवॉल्यूशन के लेक्चर्स में बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।